हेलो जी, नमस्ते। आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बजट में इंटरेस्ट रखते हैं या जो सैलरीड इनकम के लोग हैं या जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये उनके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। जो इन सारी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें आप तब भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनल बजट पेश किया था सदन में। फाइनल बजट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले फेब 2024 में भी उन्होंने एक इंटरिम बजट पेश किया था सदन में। अब इंटरिम बजट वो होता है जब भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो उस साल के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले जो भी बजट पेश किया जाता है वो इंटरिम बजट होता है। यानी कि वो फिक्स नहीं होता है कि ये बजट आगे लागू होगा उस साल के लिए या नहीं होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद सरकार चेंज हो जाए और वो पिछली सरकार का बजट कंटिन्यू ना करना चाहे। इसीलिए उसका नाम इंटरिम बजट रखा गया है, क्योंकि वो इंटरिम बेसिस पे होता है, टेम्पररी बेसिस पे होता है। अब क्योंकि बीजेपी ने अपनी सरकार कंटिन्यू रखी है तो इस वजह से अब उन्होंने फाइनल बजट पेश किया है। अब बजट क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जो पॉइंट एज अ मिडिल क्लास पीपल, एज अ सैलरीड पीपल, एज अ बिजनेस क्लास पीपल, एज एन इन्वेस्टर जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो याद नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं उसके बेसिस पे आपसे डिस्कशन करूँगी। अब जो फाइनल बजट पेश किया गया है उसमें 4 चीज़ों के ऊपर, या आप कह लीजिए 4 कास्ट्स के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग कास्ट बाय जातिवाद, बट ये जो 4 भाग हैं हमारी सोसाइटी की, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। जिसमें एक है हमारे फार्मर्स, एक है हमारा यूथ, एक है हमारी जो विमेन है, यानी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर जोर दिया गया है, और साथ ही साथ जोर दिया गया है जो हमारे अर्बन पुअर्स हैं, यानी कि जो शहर में रहने वाले कुछ गरीब हैं, उनके लोगों के लिए इस बजट में ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके अलावा जो बजट बेसिस है वो बेस्ड है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो हमारा यूथ है उसकी स्किलिंग के ऊपर, एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर उनके लिए कुछ स्कीम्स ऐसी लागू की गई हैं जो उनको बेनिफिट करेंगी, और मिडिल क्लास के ऊपर। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़े से कॉन्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। कॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव फैक्टर्स जो मुझे लगे इस बजट में। तो अगर आप पूरा बजट आप कहीं से देख सकते हैं तो देखिएगा, अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ बजट था वो इकोनॉमी और इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में था, कि हम इंडिया के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ, उसकी जीडीपी की ग्रोथ और वो सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बहुत छोटा सा सेक्शन टैक्सेशन के ऊपर था। टैक्सेशन जो सबसे ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, बिजनेस क्लास को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। इन्वेस्टर्स का टैक्सेशन, जो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट था, और शायद उसमें थोड़ा सा टैक्सेशन में बढ़ोतरी हुई है, जैसे मैं कॉन्स बोल रही हूँ, एक नेगेटिव पार्ट बोल रही हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेशन की, यानी सैलरीड इनकम के टैक्सेशन की, तो उसमें अब क्योंकि मुझे अजम्पशन था इससे पहले भी जब बजट आया था और निर्मला सीतारमण जी ने एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने अज्यूम किया था कि कहीं ना कहीं आगे जाके उसमें कुछ रिलीफ्स प्रोवाइड होंगे, जो डेफिनेटली जो मुझे लगा था इस बार होंगे, और वो डेफिनेटली रिलीफ्स प्रोवाइड हुए हैं। उन्होंने जो अपना टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में, उसको 1 लाख रुपये ऊपर बढ़ा दिया है, और अब का जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो टैक्स स्लैब है वो ये है कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपीज़ है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी 3 से 7 लाख यानी 3 से 7 लाख है तो आपसे 5% टैक्स देंगे। इससे पहले ये 3 से 7 लाख का स्लैब 3 से 6 लाख का था, जो अब 3 से 7 लाख का हो गया है। 7 से 10 लाख वालों को 10% टैक्स देना है, 10 से 12 लाख वालों को 15% टैक्स देना है, 12 से 15 लाख वालों को 20% टैक्स देना है, और 15 लाख से ज़्यादा वालों को 30% टैक्स देना है। अब आप ये मत समझिएगा कि जिनकी इनकम 0 से 3 है उनको कुछ नहीं देना है और आपकी 12 है तो आपको पूरा 10% ही देना होगा, नहीं। उसका कैलकुलेशन एक अलग तरीके से होता है, जहाँ पे आपकी जो इनकम अगर 12 लाख रुपए है तो आपको पहले 3 लाख पे कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा, बाकी के 4 लाख पे आप 5% टैक्स देंगे। उसके बाद के जो आपके 3 लाख हैं उस पर आप 10% टैक्स देंगे, और उसके बाद के जो 2 लाख हैं उस पर आप 15% टैक्स देंगे। तो आपको टोटल 15% टैक्स नहीं देना है। इस तरीके से स्लैब्स डिवाइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, यानी इससे पहले जो टैक्स रिजीम था, उसमें कुछ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिडक्शंस मिलते थे, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बात करी है, जहाँ पे आप 80C और बाकी सारे सेक्शंस के तहत कुछ डिडक्शंस लेके अपनी टैक्स लाइबिलिटी यानी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिससे आपको उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में आप ये सारे डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं, और आपकी जो इनकम आ रही है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। अब
एक चीज अब न्यू टैक्स रिजीम में एक चेंज और किया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सा रिलीफ भी है कि अब न्यू टैक्स रिजीम में पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 रुपये था, अब वो बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अपने शॉर्ट में भी बोला था कि जो टैक्सेशन है इक्विटी का, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, उनके लिए जो टैक्सेशन है वो अब चेंज कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 12 महीने से कम रखी है तो उसमें आपको पहले टैक्सेशन पड़ता था 15% और अब वो टैक्सेशन पड़ेगा 20%। और ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर टैक्सेशन पड़ेगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और आपने 0 से 1 ईयर्स के बीच में वो इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो उस पर पहले आपको 15% टैक्स देना पड़ता था जो भी गेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और वो 20 रुपये बन गए आपके 1 साल से पहले और आपने वो इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो जो 10 रुपये का आपको गेन हुआ है उस पर आपको पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, अब उसी 10 रुपये पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब माना जाता है जब आप कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो, आपने 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड किया है अपने पोर्टफोलियो में और तब आप उसे सेल करते हैं, तो पहले उस सेलिंग पे, उस गेन पे टैक्स पड़ता था 10% एंड अब वो टैक्स हो गया है 12.5%। बट उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि पहले जब हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने वाले इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सेल करते थे तो जो भी हमारा टोटल गेन आता था उसमें अप टू 1 लाख का हमें एग्जेम्पशन मिलता था, यानी अप टू 1 लाख की हमें उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था एंड ओवर एंड अबव दैट हमें उस पर 10% देना पड़ता था। अब ये जो 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है ये 1,25,000 कर दी गई है और जो टैक्सेशन है लॉन्ग टर्म का वो 12.5% कर दिया गया है। इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो अगर आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में गेन आपका 3 लाख रुपए का हुआ है तो आप 1 लाख रुपए पे कोई भी उस पर टैक्सेशन नहीं, आपको 2 लाख रुपए पे 10% भरना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है तो आप 1,25,000 अपने 3 लाख के गेन से हटा सकते हैं और बाकी के गेन पे आप 12.5% आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो स्टार्टअप ओनर्स के लिए एक अच्छी बात है कि जो एंजल टैक्स लगता था पहले, जिसकी वजह से थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स होते थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते थे, जो स्टार्टअप्स होते थे, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि उनको वो टैक्सेशन देना पड़ता था जो भी वो फंडिंग रिसीव करते थे। तो एंजल टैक्स को जो है कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जिससे कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम्प्लीटली स्टार्टअप्स के पास जा रहा है। जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉरेन कंपनीज़ में जो वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स देते 40% होता था, अब वो घट के 35% हो गया है। तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट है भी और नहीं भी, वो ये है कि 80CCD जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसमें NPS का डिडक्शन होता है। जो पहले तो NPS एक वो स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का रिटायरमेंट डिडक्शन होता है वो NPS में जाता है। तो पहले ये जो NPS डिडक्शन होता था सैलरीड एम्प्लॉय से वो 10% होता था उनकी सैलरी से, अब वो 14% होगा। अब ये एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा सेव कर पाएंगे। लेकिन उसमें बुरी बात ये है कि आप, क्योंकि NPS में जो आप विड्रॉल कर सकते हैं वो आप केवल 60 साल की उम्र में कर सकते हैं, आप उससे पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको डिडक्शन होगा, पहली चीज़ कि आपका जो भी कॉर्पस इकट्ठा होगा NPS में वो आप केवल 60 साल की उम्र में ही निकाल पाएंगे और उससे पहले नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़, 14% डिडक्शन का मतलब है कि आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। तो ये भी एक थोड़ी मुश्किल वाली बात है कि अगर आपकी 5 लाख की सैलरी है, आपको हाथ में 3 लाख रुपए आएंगे, तो ये बहुत ही डिफिकल्टी की चीज़ है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। बट हाँ, आपका इन हैंड जो सैलरी है वो ज़रूर कम हो जाएगी। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स थे उनके लिए बुरी बात ये है कि अब जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला करता था रियल स्टेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स के सेल पे, वो अब नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने कोई रियल स्टेट आज खरीदा और उसे 2 साल के बाद अगर आप बेचेंगे, 24 मंथ्स के बाद अगर आप उसे बेचेंगे, तो पहले उसमें एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, या अगर मैं सिंपली भाषा में समझाऊँ तो एक महंगाई भत्ता उस पर ऐड कर दिया जाता था। उसकी कॉस्ट आज के टाइम पे निकाली जाती थी एंड तब उसको सेल कॉस्ट से माइनस करके उसका जो भी गेन होता था उस पर टैक्स लगता था। लेकिन अब वो पूरा बेनिफिट हटा दिया गया कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी है, आप उसे 2 साल बाद जाके बेचना, 3 साल में बेचते हैं, तो जो भी आपका गेन बनेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर आपको सीधा 12.5% देना पड़ेगा। हाँ, बट एक रिलीफ ये है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी, जो फेयर मार्केट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता था 2001 का, जहाँ पे 2001 की इंडेक्स वैल्यू ली जाती थी, वो अभी भी बरकरार है। मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है और आप अगर उसे आज बेचते हैं तो आप वहाँ पे वो इंडेक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थोड़े से थे नेगेटिव पॉइंट्स जो मिडिल क्लास के लिए थे। ऑल्दो उन्होंने अपने बजट में बोला कि वो मिडिल क्लास को ध्यान में रख के चीज़ें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर आपकी इन हैंड सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कम हो जाएगी, आपका टैक्सेशन बढ़ जाएगा,
तो अल्टीमेटली वो इन हैंड तो चीज़ें कम ही हो जाती हैं और आज के टाइम पे इन हैंड कैश रखना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट केवल एक इकोनॉमी लेवल पे है। सराहनीय बात ये है कि गवर्नमेंट ने इस बार अपने जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कुछ स्कीम्स निकाली हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने एक अपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की जो उनका एक मेन थीम है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छे इंसेंटिव्स निकाले हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर कोई, सबसे पहले उन्होंने स्कीम निकाली जहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है तो उसे गवर्नमेंट 15,000 रुपये देगी। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, यानी कि अगर कोई न्यू जॉइनर है, न्यू जॉब जॉइनर है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम है तो गवर्नमेंट उसे अपनी तरफ से वन टाइम इंसेंटिव देगी 15,000 रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरी स्कीम उन्होंने निकाली है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा ईपीएफ डिडक्शन के लिए 4 साल तक। यानी कि अगर कोई भी न्यू जॉइनर है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिव देगी ईपीएफ डिडक्शन में। तीसरी स्कीम उन्होंने निकाली है कंप्लीटली एम्प्लॉयर्स के लिए है, जिससे और इसका मतलब ये होगा कि जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, क्योंकि जॉबलेसनेस की न्यूज़ सुन रहे थे इस बीच में, तो शायद ये जो थर्ड स्कीम है ये एम्प्लॉयर्स को थोड़ा बूस्ट करेगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एम्प्लॉयर्स को, यानी कि जो भी कंपनी एम्प्लॉय करेगी लोगों को, उसके ईपीएफ डिडक्शन को रिम्बर्स करेगी 3,000 रुपये तक हर महीने 2 साल के लिए। जितने भी न्यू हायर्स होंगे उन हायर्स पे 3,000 रुपये 2 साल तक वो उनको रिम्बर्स करेगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 50 लाख जॉब्स तो जनरेट होनी चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयर थोड़े इंकरेज होंगे लोगों को हायर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग दी रियल एस्टेट ये है कि जो स्टेट्स हैं उनको इंकरेज किया जा रहा है कि वो स्टैम्प ड्यूटीज़ यानी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो प्रॉपर्टी के होते हैं वो थोड़े से कम कर दें, स्पेशली विमेन इन्वेस्टर्स के लिए, यानी विमेन बायर्स। पीएम आवास योजना 2.0 भी लॉन्च होगा, जहाँ पे कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा जो अर्बन पुअर यानी शहर में रहने वाले गरीब, उनको बेनिफिट होगा। वो अपने लिए घर खरीद पाएंगे एक मिनिमम अमाउंट पे, जो वो अदरवाइज शायद अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता, वो अब वो खरीद पाएंगे। तीसरी चीज़, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटीज़ कम रिड्यूस करी हैं, जैसे कि कैंसर मेडिसिन पे। तो इसका मेडिसिन इंडस्ट्री पे भी थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ही, थोड़ी सी बूस्ट हो सकती है, बट स्पेशली 3 कैंसर ड्रग्स पे उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ कम कर दी हैं। दूसरी चीज़, मोबाइल इंडस्ट्री की जो कस्टम ड्यूटी पहले 20% होती थी वो 15% हो जाएगी। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप आईफोन अब खरीद सकते हैं। सिर्फ कहने की बात है, बट मैं कस्टम ड्यूटी क्योंकि कम हो गई है चार्जेस वगैरह पे, तो आपको थोड़े तो रिड्यूस प्राइस में फ़ोन्स मिल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गोल्ड और सिल्वर पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% से घट के 6% कर दी गई है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है। तो उम्मीद है कि गोल्ड और सिल्वर भी थोड़े से सस्ते होंगे इसकी वजह से। मरीन एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें भी जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दी गई है। और इसी तरीके से 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 10 लाख से 20 लाख रुपए। जो स्मॉल बिजनेसेस की जो मुद्रा लोन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम्स आ रही है, तो मुद्रा लोन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ इंसेंटिव्स एंड कुछ अच्छी चीज़ें की गई हैं। उसमें से एक बात ये है कि जो मुद्रा लोन है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता था, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए होती थी, अब वो 20 लाख रुपए कर दी गई है। इंप्रूवमेंट हो सकता है हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आउटपुट में भी। उसके अलावा अगर बात की जाए अगेन टैक्सेशन की, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट में बात करी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिए गए हैं, उसी बेसिस पे एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग पे भी एक टैक्स लगता है। जिन लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं पता, वो डे टू डे आप समझ लीजिए सीधी भाषा में कि डे टू डे जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स में आप प्राइस रखते हैं, वो सारी चीज़, मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। बट जो ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आएगा कि एफएनओ में एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी बोलते हैं, वो भी बढ़ा दिया, वो भी 0.2% और 0.1% कर दिया, यानी फ्यूचर्स में 0.2% और ऑप्शंस में 0.1% कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा था, उसको कम करने के लिए। और ये वॉलेटाइल कई वजहों से होता है, कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होता है, कभी कभी मार्केट में कुछ और सेंटिमेंट्स होते हैं, किसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे भागने लगता है। बट क्योंकि ट्रेडर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, लोग ट्रेड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनड्यू प्राइस इंक्रीज होने लगता है किसी स्टॉक का, तो बहुत वोलेटिलिटी आ जाती है। जब एक स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, जो हमने नॉर्मल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 9th-10th में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और अचानक से लोग सेल करने लगते हैं, तो वो गिर जाती है उसका प्राइस, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे इसी वजह से एसटीटी ट्रांजैक्शन यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया है, ताकि लोग थोड़ा कम ट्रेड करें और इसकी वजह से जो वोलेटिलिटी मार्केट में आई हुई है, जो अफरा तफरी आई हुई है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे बजट में
एक तो कुछ जगह टीडीएस भी रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे उस पे 5% से घटा के 2% कर दिया गया और कई सारी चीज़ों में टीडीएस रिड्यूस कर दिया गया है। अब हम बात करें अगर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, वो सेक्टर्स मैं यहाँ थोड़े मेंशन करना चाहूँगी। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है। गवर्नमेंट के जो भी अलॉटमेंट्स हुए हैं मनी के, उसके बेसिस पे, और इससे आप ये एडवाइस लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा अनाउंस किया है। 1.28 लाख करोड़ अनाउंस किया है टेलीकॉम सेक्टर में, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टेट ओन्ड बीएसएनएल को मिला है। तो आप चाहें तो आप टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि एक अच्छे बजट्स अनाउंस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, एनर्जी इंडस्ट्री के लिए, तो आप ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स भी देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छे बजट्स एलोकेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक पोर्ट बन रहा है जिसमें 75,000 करोड़ के करीब एलोकेट होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के तहत आएगा। तो वो आपका डिफेंस एंड आपका पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प, आपकी बिजनेसेस बढ़ेंगे। तो आप ये सारे सेक्टर्स देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,11,000 करोड़ के करीब एलोकेट किया गया है, जो जीडीपी का, हमारी इंडिया की जीडीपी का 3.4% है। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज, जैसा नितिन गडकरी जी ने कहा था, वो बनेगा। तो मैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को लेकर मैं पहले से एग्नोस्टिक थी, मैं पहले से पॉजिटिव थी कि ये ग्रो करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करे हैं जहाँ पे वो डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिफर्बिश करेंगे, उसको फिर से रिवाइव करेंगे ताकि उसका हिस्टोरिकल रेलिवेंस है वो बना रहे। उसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने जो करंट डेफिसिट है उसके बारे में बात की थी, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी अनाउंसमेंट हुआ है बजट का, उससे लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में थोड़ा सा कम हुआ था, वो थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है, और शायद उसी को कम करने के लिए ये सारे टैक्सेशन इंक्रीज करे गए हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को हार्श स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसी के चलते शायद, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो उसको कर्व करने के लिए उनको वो रेवेन्यू की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ जो एस्टिमेटेड थी उससे, उसके लगभग थोड़ी सी लाइन में है। इंडिया जो है वो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ उसने करी है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी हैंड इन हैंड जा रही है, काफ़ी ग्राफ अच्छा जा रहा है। जुलाई 21 में जो ग्राफ काफ़ी नीचे था वो काफ़ी रिकवर किया है, एक वी कर्व में रिकवर किया है, जिसका मतलब जितना तेज़ी से वो नीचे गया था उतनी तेज़ी से उसने रिकवर किया है। जुलाई 21 का अगर आपको टाइम याद हो कि अप्रैल 21 अगेन इट वाज द सेकंड वेव ऑफ कोविड, तो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेड था, बट इट हैज़ बीन आई वुड से ऑन अ लॉन्ग रन एक स्टेबल ग्रोथ रही है। उसके अलावा जो एनपीएस है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो भी रिड्यूस हुई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रही हैं, हमें रेवेन्यू नहीं दे पा रही हैं, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर किया जाता है, मतलब बैड एसेट्स या जो हम जिनसे हमको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो अब वो रिड्यूस हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग कम है। तो वो भी अगर आप देखेंगे मार्च 20 की कंपैरिजन में काफ़ी कम, काफ़ी गिरावट आ गई है उनमें मार्च 24 में। इवन लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से भी इस बार काफ़ी गिरावट आई है। जो फिजिकल डेफिसिट था इंडिया का इन परसेंटेज ऑफ, मतलब जीडीपी की कंपैरिजन में, वो भी फिजिकल डेफिसिट भी हमारा काफ़ी कम हो गया है 21 से लेके अब तक। यहाँ तक कि अगर हम लास्ट ईयर से बात करें और लास्ट ईयर से अब में बात करें तो वो भी काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है, आप इन्फ्लेशन का अगर एक ग्राफ बॉटम राइट में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 में इन्फ्लेशन 6.7 था और अब वो इन्फ्लेशन 5.4 हो गया, यानी कि जो महंगाई दर है वो काफ़ी, मतलब आप करीब समझिए 1% से ज़्यादा कम आ गई, जो कि एक बहुत ही ट्रिमेंडस और अच्छा काम है। आप अगर देखेंगे तो 2020 में महंगाई 2022 में जो महंगाई है वो 2020 से भी ज़्यादा है, बट इस साल वो महंगाई और ज़्यादा कम हो गई है। तो ये हमारे लिए ओवरऑल एक अच्छी बात है, और अगर हम इसी पे मेंटेन रहेंगे तो शायद हमारी महंगाई और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी और बेटर और सस्ती हो जाएंगी। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे एज एन इकोनॉमिक लेवल, जहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि इनको रेवेन्यू किस किस चीज़ों से या किस किस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा होता है। वो बाइफिकेशन अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से इनकी अर्निंग सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है और वो पैसा किस किस चीज़ों में जाता है। तो पूरा अगर आप बाइफिकेशन देखेंगे कि कैसे कैसे पैसा यूज़ हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो जो पैसा आ रहा है वो
वो जा किन चीज़ों में रहा है। उसके अलावा इस बार का जो मेजर एक्सपेंडिचर किया गया है उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो कौन-कौन से सेक्टर्स पे किया गया है। सबसे ज़्यादा डिफेंस पे किया गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप डिफेंस सेक्टर पे नज़र रखिएगा और आप उनमें से किसी भी स्टॉक्स में, मार्केट शेयर में या फिर आप एज़ अ म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में जाएगा, एग्रीकल्चरल इन एक्टिविटीज़ में जाएगा, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी एंड टेलीकॉम में जाएगा, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये थी एक समरी हमारे बजट की। अब मैं बात करती हूँ कि मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगेन मैंने बीच में भी बोला था कि एज एन इंडिविजुअल पर्सन, जब मैंने फर्स्ट टाइम टैक्सेशन का सुना था, तो मुझे कहीं कहीं पे रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया गया, बट वहीं पे अगर टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, तो वो मेरे लिए थोड़ी दुविधा वाली बात थी। क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से डिस्करेजिंग हो जाता है उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान इन्वेस्ट करता है पैसा निकालने के लिए। अगर उसको पैसा निकालने पे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो शायद वो पैसा भी ना निकाले और शायद इन्वेस्ट भी ना करे, तो वो एक थोड़ा-सा डिस्करेजिंग है। और मुझे लगता है कि अगर आई फील कि ये एक शॉर्ट टर्म स्टेप ही होगा लोगों को, ताकि थोड़ा-सा मार्केट वोलेटिलिटी कंट्रोल में आ पाए। बट फिलहाल के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप नहीं है, लोगों को डिस्करेजमेंट होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो टैक्सेशन एक बड़ा पॉइंट था, साथ ही साथ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा पॉइंट है, जहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, महंगाई का महंगाई का एडजस्टमेंट हो जाता था आपकी परचेज कॉस्ट में। वो चीज़ अब नहीं है, तो वो भी एक मेरे लिए एक डीमेरिट पॉइंट है इस बजट का, क्योंकि मुझे फिर बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मुझे उसको सेल करना है बाद में, या तो मैं खरीद के बैठ जाऊँ और फिर मैं उसे कभी बेचूँ ही ना जब तक कि बजट में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है। देयर आर पीपल जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो आज इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है 4 साल बाद उसको बेच दें। तो उनके लिए थोड़ा-सा डिस्करेजिंग हो सकता है, बट लेट्स सी, मे बी शायद ये सारे चेंजेस शॉर्ट टर्म हो और लॉन्ग टर्म में कुछ चेंजेस किए जाएँ। शेयर मार्केट का यानी टैक्सेशन का, तो आई फील कि कुछ टाइम में दे माइट चेंज द टैक्सेशन, बट अभी के लिए तो इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर द कॉमन पीपल। जहाँ पे उन्होंने एक हाथ में लड्डू थमाया, तो एक हाथ में उन्होंने धतूरा भी थमा दिया है। तो इस तरीके का काम हुआ है मिडिल क्लास के लिए। बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस बजट के ऊपर। अगर मैं इकोनॉमी लेवल की बात करूँ, तो हाँ, इकोनॉमी लेवल पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, तो उसमें उन्होंने पैसा लगाया है, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे पैसे लगाया है, और जहाँ पे बीएसएनएल एक डूबती नैया में थी, वहाँ पे उन्होंने उनको भी एक अच्छा बजट एलोकेट किया है खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद के उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उन्होंने पैसा लगाया है, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ, और अगर उसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर हम ज़्यादा बजट एलोकेट करेंगे, तो हम नई इंस्ट्रूमेंट्स ला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फार्मर्स को थोड़ा-सा रिलीफ मिल सकता है कर्ज़े से एंड बाकी सारी चीज़ों से। तो प्रोडक्टिविटी बेटर हो सकती है अगर हम यहाँ पे बजट एलोकेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल बजट इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा-सा डिस्करेजिंग था, थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था। इकोनॉमी लेवल पे अच्छा था, पर देन अगेन जो जनता होती है वो एक बूँद-बूँद से सागर बनता है। तो जो जनता होती है वो बूँद-बूँद है इस बड़े से डेमोक्रेटिक कंट्री के सागर की। इस वजह से वो इंडिविजुअल बूँद को अफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा इस चीज़ से। बट मैं फ़िलहाल यही कहना चाहूँगी कि आप होपफुल रहिए, हो सकता है कि जो टैक्सेशन है इन्वेस्टमेंट पे वो शॉर्ट टर्म ही हो। आई एम जस्ट होपिंग, एंड अगर नहीं तो ये बहुत बुरी बात है। बट लेट्स सी। अगेन, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी एल्केमी एक पीएमएस हाउस है उनकी सीईओ का, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब टैक्सेशन नया आया था इक्विटी में, जहाँ पे 10% टैक्सेशन किया गया था, तो उस टाइम पे भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि टैक्सेशन बढ़ा दिया है लॉन्ग टर्म इक्विटी पे एंड पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। बट इन द लॉन्ग रन पीपल एक्सेप्टेड इट, तो चीज़ें रूल आउट हो गई थी, स्मूदन आउट हो गई थी। तो मुझे भी सेम लगता है कि मे बी इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें स्मूदन आउट हो जाएंगी, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि अब एग्जेम्पशन लिमिट भी उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बढ़ा दी है। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज देखने को मिली कि कांग्रेस के जो लीडर हैं खड़गे जी, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी पे ये आरोप लगाया कि आपने सारे स्टेट्स को बजट नहीं दिया, आपने सिर्फ 2 स्टेट्स को बजट दिया है। जो कि निर्मला सीतारमण जी ने उसको क्लैरिफाई भी किया कि बजट बहुत बड़ा होता है, एंड आई एग्री टू इट। एंड आप पूरा बजट आप एक सेशन में नहीं कंप्लीट कर सकते, आप इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते, लोग इतना ज़्यादा पेशेंटली सुन नहीं सकते हैं। तो केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ही बजट की बोली जाती हैं, और वो महत्वपूर्ण चीज़ें ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एक सेशन का 1 से 2 घंटा से आराम से चला जाता है। उस चीज़ पे वो थोड़ी-सी नाराज़ हुई थी, मतलब मुझे उनकी नाराज़गी बिल्कुल भी जेन्युइन लगी। उन्होंने एक बात भी कोट करी
कि कांग्रेस का इतने टाइम से सरकार थी, उनके बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बजट पेश किया है सदन में, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि बजट बहुत लंबा होता है। पूरा बजट एक सेशन में आप पेश नहीं कर सकते हैं एंड ये बहुत लॉजिकल बात भी है। आप हर एक चीज़, हर एक पॉइंटर, हर एक छोटी-छोटी स्कीम आप बजट में सेशन में अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक तब तब उसी टाइम पे उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने महाराष्ट्र को 75,000 करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं पोर्ट एंड उनकी डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, उनकी खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो विच इज़ अ गुड बजट। उन्होंने आंध्रा में अच्छा बजट एलोकेट किया है, वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो वो हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी चाहिए इससे पहले कि आप एक पक्ष की बात सुने, आप प्लीज़ दोनों पक्षों की बात सुना करिए। और ये फिर ये चाहे सवाल बीजेपी उठाए कांग्रेस से, या कांग्रेस उठाए बीजेपी से, लेकिन ये एक बहुत लॉजिकल बात है कि आप हर चीज़, हर स्टेट का इंडिविजुअल बजट नहीं अनाउंस कर सकते हैं सदन में, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं सेंट्रल लेवल पे जो आपको अनाउंस करनी होती है। जैसे जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सेंट्रल लेवल पे करेंगे, जो आपकी स्कीम्स हैं सेंट्रल लेवल पे जो हर एक व्यक्ति को बेनिफिट करेंगी, वो सारी चीज़ें आपके लिए बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि टैक्सेशन का पार्ट हो गया, कुछ ऐसी स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स, वो सारी चीज़ें जो सबको बेनिफिट करेंगी वो बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि इंडिविजुअल स्टेट का इंडिविजुअल बजट डिस्कस करना। फिलहाल के लिए सेंट्रल के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, एंड इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी खरगे जी को। बट आई डोंट नो क्यों लोगों को लगता है कि क्योंकि आप अपोजिशन में हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने राहुल गांधी जी का एक ट्वीट भी देखा। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में करंट बजट का बहुत बुराई करी, उसको बहुत कंडेम किया, और अंत में उन्होंने ये भी लिख दिया कि बीजेपी ने ये बजट कांग्रेस के बजट से चुराया है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो से चुराया है। ये बात खुद में कितनी स्टूपिड साउंड करती है। अगर ये बजट कांग्रेस का था और वो खुद ही अपने बजट, इसका मतलब है कि वो खुद ही अपने बजट को कंडेम कर रहे हैं, अपने ही बजट को बुरा बोल रहे हैं। खैर, राहुल गांधी जी को किसी वजह से तो पप्पू बोला ही जाता है। बाकी आपका इस बजट एनालिसिस पे क्या ख्याल है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतजार रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा और हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरे इस वीडियो को पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।